डिलाइट आईएएस के इस प्रभावी मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आई है। आपको पता होगा हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत, जो कि एक स्वदेशी युद्धपोत करियर है, ठीक है ना, क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है भारतीय प्रधानमंत्री ने। इस चीज़ को लेकर चीन को आपत्ति है, क्योंकि चीन को वैसे हालांकि भारत की सब चीज़ों से आपत्ति ही रहती है, लेकिन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से पश्चिम जो मीडिया है उसने भारत के आईएनएस विक्रांत की बहुत सराहना की है। ये चीज़ चीन को अच्छी नहीं लग रही है और उसका कहना है कि भारत इस सराहना से खुश ना होए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये सराहना चीन और भारत के रिश्तों में खटास पैदा करेगी। चीन और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं, जो दूरियां हैं, उनमें और ज़्यादा उनको बढ़ाएगी। तो क्या है पूरा मुद्दा, पूरी गंभीरता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के मध्य कौन से विवादित पॉइंट हैं, कौन से विवादित बिंदु हैं जिनको लेकर भारत को और चीन को अभी तक वो लोग दूर नहीं कर पाए हैं, और किस तरह से उनको प्रयास करना चाहिए कि इन मुद्दों का वो लोग समाधान कर पाएं। जल्दी से देखते हैं चीज़ें आखिर है क्या। सबसे पहले बहुत बेसिक आप समझ लीजिए। देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर ना, कोई भी टर्म, वो एनालिटिकल पॉइंट तब पहुंचना है, विश्लेषण का स्तर तब पहुंचता है जब आप उसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है ना। यूपीएससी प्रीलिम्स में बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप यहाँ देखिए, वायुयान वाहक पोत क्या होता है। आप देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। देखिए, ये एक प्रकार की युद्ध पोत होते हैं जो तैरते हुए विमानतल के समान उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए, आप सोचिए कि कोई एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट पे होता है ना ऐसा एक तल जहां पर जहाज उड़ान भरते हैं। तो उस तरह का एक तल बनाने के लिए कहां पर, समुद्र में बना दिया जाए। अगर समुद्र में ऐसा बना जाए तो वहां से वायुयान या मिसाइलें सब कुछ उड़ान भरवा सकते हैं हम लोग या नहीं। तो उसी तरह का ये प्रयास होता है। यह कई लड़ाकू वायुयानों को लेकर तैर सकते हैं, ठीक है। इस कारण से इनका आकार अन्य किसी भी युद्धपोत से अधिक विशाल होता है। ये समझिएगा, आकार बड़ा होता है इनका। और आप इस चीज़ को समझिए कि ये लोग वायुयानों को लेके तैर सकते हैं। मैंने बोला ना अभी कि मिसाइल्स वगैरह अगर हमें कहीं समुद्र से लॉन्च करनी है कहीं पर, तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए ना, एक प्लेटफॉर्म जहां से हम उनको लॉन्च कर पाए थे। बस वही है ये। इस पौध पर एक रनवे, एक उड़ान पट्टी होती है जिसकी हम लोगों ने पहले बात की, और जहां से वायुयान उड़ान भर सकते हैं अथवा उतर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से देखते हैं ये भारत के लिए खास क्यों है। सबसे पहले तो भारतीय प्रधानमंत्री सौंपा है ये अभी हाल ही में, और उन्होंने क्या बोला है इसको कि यह एक तैरता नगर है। अपने आप में ये एक तैरता नगर और तैरती हवाई पट्टी है। कितनी बड़ी बात है ये, जो लगभग 5000 घरों को रोशन करने के समान विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम है। ये भारतीय प्रधानमंत्री के बोल थे। आईएनएस विक्रांत इसका नाम इसलिए रखा गया है कि 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें इसने अहम भूमिका निभाई थी एक आईएनएस विक्रांत ने। वो हम लोगों ने ब्रिटेन से तब उसको लिया हुआ था, उसके नाम पर ही, क्योंकि उसकी सेवाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। तो भारत ने अब स्वदेशी अपना जो है विमान वाहक पोत तैयार कर लिया है। इस पर इसीलिए कहीं ना कहीं पर हम हर भारतीय को गर्व होना ही चाहिए, ठीक है। इस पोत पर आसानी से 30 विमानों का संचालन हो सकता है। तो कितनी बड़ी एक आप सोचिए संख्या है। तो बेसिक समझिए। फिर यहां से देखते हैं कि क्यों खास क्यों है। देखिए, 40,000 टन वजन वाला विमान वाहक जहाज है ये। कितना भारी है ये। देखिए, आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के ऊपर तैरता एक एयरफोर्स स्टेशन है जहां से फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन के जरिए दुश्मन के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, ठीक है। किन किन के पास है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही 40,000 या इससे ज़्यादा वजन वाले विमान वाहक पोत हैं। तो देखिए, इसमें चीन नहीं है। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है या नहीं है ये, ठीक है। एक उपलब्धि है ना भारत के लिए। तो इस चीज़ को देखिए कि ये भारत अब इस सूची में शामिल हो गया है। देखिए, जो 20 मिग लड़ाकू विमान होते हैं, जो मिग 29, ठीक है, और 10 हेलीकॉप्टर को ले जाने में उनको भी सक्षम है ये। 2017 में आईएनएस विराट के रिटायर होने के बाद भारत के पास केवल एक विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रमादित्य है, ठीक है ना। एक ही बचा था ये हमारे पास, इसलिए अब इसके आने से हमारे पास 2 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात किया, इस पर 30 एयरक्राफ्ट तैनात होंगे, 20 लड़ाकू विमान होंगे, 10 हेलीकॉप्टर होंगे। तो ये सब फैक्चुअल चीजें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब भारत को क्या चेतावनी दी है चीन की तरफ से, ठीक है। चीन क्या बोलना क्या चाहता है, देखिए चीन का आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, चीन बोलता है कि यूएसए और यूके, ये जो पश्चिम के देश हैं, इन्होंने भारत के इसकी तारीफ की है,
ठीक है ना, आईएनएस विक्रांत की, कि बहुत अच्छा किया है भारत ने, और भारत जो है वो चीन के मंसूबों को नापाक कर पाएगा। भारत की जो समुद्री शक्ति है, नौसेना की जो शक्ति है, उसमें काफी इजाफा होगा। ये पश्चिम की मीडिया ने बहुत खुलेआम बोला है। अब चीन ये बोल रहा है कि भारत इससे खुश हो रहा है। भारत को इससे खुश नहीं होना चाहिए। भारत कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो वेस्टर्न मीडिया है या पश्चिम के जो देश हैं वो अपने हित के लिए ही कोई भी चीज़ करते हैं, ठीक है। उनका अपना राष्ट्रीय हित होता है, तभी वो तारीफ करते हैं, और उनका हित ये है कि वो चीन को काउंटर करना चाहते हैं, और चीन को काउंटर करने के लिए उनको जरूरत है किसकी? भारत की। ये बात तो भारत भी अच्छे से जानता है ना, चीन हमें क्या सलाह दे रहा है। हम थोड़ी ना चाहते हैं आपको काउंटर करना, बट आप सुधरते नहीं है ना। चीन लद्दाख में चिंताएं उत्पन्न करता है, हर समय तनाव पैदा करता है, उससे पहले डोकलाम में किया, ठीक है। तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप लद्दाख और डोकलाम में, जब आप जानते हैं कि अगर जो पश्चिम है वो आपको काउंटर कर रहा है और उसमें भारत का साथ मांग रहा है, तो हम तो करेंगे ही ना, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो। अगर आप लद्दाख, डोकलाम और अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में आप सीमा विवाद उत्पन्न करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, आप अपनी सेना को आगे भेजेंगे, हमारी जमीन पर अपना कब्जा करेंगे, जो भारत का क्षेत्र है उसको आप धीरे धीरे अपने कब्जे में लेने लगेंगे, तो कैसे हम चुप रहेंगे, ठीक है। तो चीन को इस चीज को लेकर बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और भारत को सलाह देने से पहले उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए ये बोला है, और चीन आगे क्या बोलता है, देखिए कितनी बड़ी सलाह दे दी है भारत को कि देखिए हम तो कभी आपको खतरा मानते ही नहीं है, मतलब भारत को खतरा नहीं मानता है चीन। देखिए कितनी बड़ी एक हंसने की ये बात हो सकती है, क्योंकि अगर भारत को आप खतरा नहीं मानते हैं तो आप क्यों भारत के हथियारों से आपको चिंता होती है, ठीक है। भारत अगर मान लीजिए आईएनएस विक्रांत ला रहा है तो आपको क्या समस्या है, और भारत अगर अग्नि 5 या अग्नि 6 का ट्रायल कर रहा है, आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए? उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत अगर राफेल ले रहा है तो उससे आपको क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना, अगर आप भारत को खतरा नहीं मानते। लेकिन आपको हर चीज से समस्या है भारत की, इसका मतलब आप दुश्मन मानते हैं, ये कहने की बात अलग होता है। वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो देखिए चीन ने कभी भी भारत को खतरे के रूप में नहीं माना है, चीन का कहना है, और चीन ने भारत को एक काल्पनिक प्रतिद्वंदी और लक्ष्य के रूप में, भारत बोलता है कि वो हम आपको सिर्फ एक कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं, हम ज्यादा नहीं, आपको ये दुश्मन नहीं मान रहे हैं, हम ये समझते हैं कि आप हमारे कॉम्पिटिटर हो, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आगे वो क्या बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन इसकी गरीबी, पिछड़ापन, अपर्याप्त विकास है। देखिए किस तरह से तंज कस दिया उसने भारत पर, ठीक है। गरीबी को, पिछड़ापन और अपर्याप्त विकास को लेकर वो बात क्या है कि आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप बड़ी चीजें भूल जाइए, जो वेस्टर्न मीडिया के बहकावे में आके आप हमें काउंटर करने का सोच रहे हैं, तो इनसे आप ध्यान हटाइए, आप अपने अंदर की चीजों को दूर करिए। देखिए अगर चीन भारत को ये सलाह देता है ना कि आप गरीब देश हो या आपके अंदर बहुत पिछड़ापन है, वो सब, तो चीन को ये देखना होगा कि चीन का जो जिनजियांग प्रांत है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रांत में जो उइगर मुस्लिम है ना, ये याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकती है कहाँ रहते हैं ये। उइगर मुस्लिमों की एक प्रजाति है, एक समुदाय है वहां पर चीन बहुत सारा उनका मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है व्यापक पैमाने पर, ठीक है। और वहां की बातें बाहर भी नहीं आने देता, क्योंकि वहां पर सोशल मीडिया साइट्स नहीं वर्क करती हैं, चीन ने उन पर रोक लगा रखी है, तो पता ही नहीं चलता कि वहां पर क्या कुछ कर रहा है। और ये इनडायरेक्टली कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं, तब हमें पता चलता है कि किस तरह से चीन जो है उइगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। अब आप ये सोचिए, जब आप अपने अंदर की समस्या, फिर आप सोचिए कि आप हांगकांग को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, आप ताइवान के मुद्दे पर उस पर दबाव डाल रहे हैं, तो आप अपने आंतरिक स्तर पर देखिए ना, आपके कितने सारे मुद्दे हैं। भारत तो फिर भी तरक्की कर रहा है, गरीबी हम लोगों ने बहुत कम की है, पिछड़ेपन के स्तर पर हम लोगों ने काम किया है, और अपर्याप्त विकास की बात तो ये ना ही करें, क्योंकि भारत में किस तरह का विकास हो रहा है हम लोग अच्छे से जानते हैं। अगर हमारा विकास स्तर की स्पीड धीमी होती तो क्या भारतीय प्रधानमंत्री 2047 का लक्ष्य लेते? क्या 2047 में देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य, लगभग 25 वर्षों में हम हो जाएंगे, काफी हद तक इसके करीब होंगे, तो क्या वो बिना विकास के हो गया? क्या वो बिना असतत विकास के हो गया? इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बिना हो गई ये चीजें? तो चीन को ये चीजें थोड़ा सा समझनी चाहिए। अब थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं होलिस्टिक व्यू में कि कौन कौन से विवाद है भारत और चीन के बीच में। देखिए सीमा विवाद है, 3 क्षेत्रों में है। देखिए एक तो आपका जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, लद्दाख वाला क्षेत्र जो है ना, इसमें एक विवाद है। उत्तराखंड और आपका ये सोचिए कि हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में हल्का सा विवाद है, और एक अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में विवाद है। अब आप ये देखिए कि यहां पर जो विवाद है ना बीच वाला, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसको लेकर दोनों देशों में ज्यादा इशू नहीं होता है। ये जो है ना, ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र और अरुणाचल में, चीन बोलता है कि अरुणाचल पूरा हमारा है। कैसे आपका हमारा है? क्योंकि इतिहास तौर पर ये चीजें रही ही नहीं है, भारत के नियंत्रण में रहा है।
तो फिर चीन यहाँ पर दिक्कत उत्पन्न करता है। तो ये जो विवाद है ना, यहाँ पर आप सोचिए लद्दाख में भी किस तरह से सेनाएं आगे बढ़ा देता है, डोकलाम में 2017 में किस तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। तो चीन की तरफ से, भारत की तरफ से ये चीज़ें नहीं की जाती हैं। भारत जहाँ पर अपनी सीमा है वहाँ भारत उसमें आप अपनी निश्चितता बनाकर रखता है, भारत अपनी सीमा को क्रॉस नहीं करता है। लेकिन चीन इस चीज़ को लेकर हमेशा दिक्कत उत्पन्न करता है। तो पहला विवाद तो सीमा विवाद को लेकर है। इसको सुलझाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो जब तक चीन की मंशा नहीं होगी ना, चीन की मंशा नहीं है। भारत तो इसका समाधान चाहता है, क्योंकि भारत नहीं चाहता है हम अपने रिसोर्सेज फालतू में वेस्ट करें। भारत इसका समाधान चाहता है, लेकिन चीन नहीं चाहता है। चीन पता है क्या चाहता है? देखिए क्यों नहीं समाधान चाहता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। चीन इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि चीन ये सोचता है कि अगर कल को हमें लॉन्ग टर्म में कुछ बार्गेनिंग करनी पड़ी ना, तो हमारे पास सीमा विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, ताकि हम भारत से ये चीज़ें मनवा सकें। ठीक है, तो इसलिए चीन चाहता नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का एक मुद्दा है, हम लोगों ने कई बार बात की। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये भारत है हमारा, तो यहाँ पर श्रीलंका, और ये सब चीन क्या करता है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह के अपने सैन्य वो बेड़े बना के ना, सैन्य आप सोचिए स्थापनाएं करके, ठीक है, सैन्य आप सोचिए अड्डे बना के, इस तरह का करके भारत को घेरना चाहता है। मतलब एक मोतियों की माला बोल सकते हैं इसको, कि भारत को घेरने के प्रयास के लिए चीन ये सब चीज़ें करता है। और कैसे भारत को पसंद आएगी ये चीज़ आप सोचिए। तो भारत इसको काउंटर करने के लिए कई प्रयास करता रहता है। जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि जो बांग्लादेश जैसे देश हैं या म्यांमार जैसे देश हैं उनसे रिश्ते बेहतर हों। भारत को एनएसजी का सदस्य बनाने से रोकता है चीन। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, एनएसजी के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो यूरेनियम की आपूर्ति वगैरह करता है, उसकी परमिशन देता है। अब देखिए कि इस ग्रुप में चीन सदस्य है। अब चीन भारत को परमिशन नहीं देता है वहां पर। चीन जब भारत ने अप्लाई किया है तो चीन ने रोका है। ट्रेड इम्बैलेंस एक चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पर पहले और मुद्दे देख लेते हैं। देखिए दलाई लामा और तिब्बत का मुद्दा, आपको पता है कि लगभग 1960 का जो दौर था उस समय दलाई लामा तिब्बत से परेशान हो, क्योंकि तिब्बत में चीन बहुत कहर ढा रहा था। वहां से हटकर जो एक ये तिब्बती गुरु हैं, ठीक है ना, दलाई लामा, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये उस समय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से होते हुए भारत में आ गए थे। आज भी ये हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्र में इनको, क्योंकि इनको बसाया भारत ने, इनको पनाह दी है एक गेस्ट होने के नाते। तो ऐसी स्थिति में चीन चाहता है कि भारत दलाई लामा को वापस कर दे। लेकिन भारत कैसे, क्योंकि मेहमान हैं वो हमारे, हम कैसे आपको वापस कर दें जबकि आपके साथ हमारे रिश्ते अच्छे ही नहीं हैं, और हमें ये भी पता है कि आपको वापस देने के बाद आप क्या करोगे उनके साथ। तो इसलिए भारत ने दलाई लामा को एक पनाह दी हुई है। इसको लेकर भी चीन को हमेशा, और आप सोचिए इसी को लेकर तो 1962 में वॉर हुआ, सबसे बड़ा कारण यही था, ठीक है ना, जिसमें हमारी हार भी हुई थी। फिर एक आप सोचिए इसी जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स का विस्तार है BRI परियोजना, ठीक है ना, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। क्या है ये परियोजना? इसके अंदर वही चीन अपना, देखिए चीन समुद्री अपने रूट्स को बिल्ड कर रहा है। फिर चीन यूरोप के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंच बनाते हुए क्या करना चाह रहा है? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, रेलवे की पटरियां बिछा रहा है, समुद्री एरिया से अपने जो सी रूट्स है उनको बढ़ा रहा है। तो भारत को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि आप जो वैश्विक स्तर पर ये चीज़ें करना चाहते हैं ना, और ये सी रूट्स देखिए ना भारत के क्षेत्र से निकलते हैं। आप सोचिए कि जो POK का क्षेत्र है, ठीक है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वहां से इसकी एक लाइन निकल रही है। तो भारत को कैसे पसंद होगा? 2017 में भारत ने इसका खुलेआम विरोध किया था। तो ये चीज भी एक विवाद का बिंदु है। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, अगला पॉइंट देखिए, बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। भारत के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन कैसे करता है चीन? देखिए चीन समर्थन करता है किसका? पाकिस्तान का। ठीक है, आपको पता है ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो हिमालय से ऊंची और समुद्र से भी गहरी है। चीन और पाकिस्तान ऐसे बोलते हैं। तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक राज्य प्रायोजित आतंकवादी देश है। राज्य प्रायोजित मतलब कोई आपने ऐसा देश सुना है जो मतलब खुद जिसकी स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी मतलब राज्य, जिसकी सरकार खुद कहती हो आतंकवाद को प्रमोट करती हो? कोई स्टेट नहीं होगा ऐसा, बहुत रेयर है। तो ये पाकिस्तान करता है, और किसके खिलाफ करता है? भारत के खिलाफ करता है। और चीन, पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता है? चीन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा? चीन कर ही रहा है ना। तो ये भी एक चिंता है, भारत इसको लेकर भी हमेशा विरोध जताता है। एक ट्रेड इम्बैलेंस है, देखिए लगभग $60 बिलियन का ना, सब लगभग $60 बिलियन का ट्रेड, मतलब आप सोचिए कि ट्रेड डेफिसिट है भारत और चीन के बीच में, और हमारे पक्ष में नहीं है ये। ठीक है, इतना ज़्यादा घाटा है हमारा। चीन ज़्यादा हमें इंपोर्ट करता है, ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट करता है, और हमसे इंपोर्ट बहुत कम करता है। तो भारत हमेशा से बोलता है कि भैया आप एक बैलेंस इस्टेब्लिश करिए इस चीज़ को लेके। एक नदी जल विवाद, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, वो चीन से आती है भारत में, आपको पता है। वहाँ पर चीन ना कई बांध बना रहा है।
ठीक है, कई बांधों का निर्माण कर रहा है। अब बांध बनाओगे आप तो हमारी जो नदी है, जो ब्रह्मपुत्र आएगी भारत में, उसमें नदी का जल स्तर कम होगा कि नहीं? जल स्तर में कमी होगी, तो जल स्तर में कमी होगी तो हम कैसे बिजली उत्पादन करेंगे, या हमें पीने योग्य जल, कृषि के लिए जल, उसमें दिक्कत उत्पन्न होगी या नहीं? तो भारत ने ये बार बार इसको बोला है कि आप ब्रह्मपुत्र वाली नदियों पे थोड़ा बांध वाली चीजों को लेके, और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रखता है चीन। देखिए, किसी भी मैटर में पारदर्शिता नहीं रखता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। भारत ने कई बार बोला है कि आप हमें आके वहां देख लेने दीजिए कौन कौन से प्रोजेक्ट आप वहां पे बना रहे हैं, लेकिन चीन अलाउ भी नहीं करता है चीजों को लेके। ठीक है, तो ये सब मुद्दे हैं जो हम लोगों ने बहुत एक कोशिश की है कि जल्दी से इनको समझ पाए, क्योंकि देखिए भारत और चीन के ये जो मुद्दे हैं, किसी दिन पूरी गहराई के साथ हम पूरा होलिस्टिक व्यू में देख लेंगे इसको, जब हम भारत चीन संबंधों को लेके किसी दिन पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए ना पॉइंट्स फॉर्म के रूप में आप लोगों के पास होने चाहिए। मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से बिंदु जो हैं वो विवादित हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। जल्दी से ये देखते हैं क्या करना चाहिए। यहां पे समझ लीजिए, पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, दोनों देशों जो नेताएं हैं ना, नेता हैं जो दोनों देशों के, वो चाहते हैं कि चीजें बेटर हों। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, कुछ हद तक जो शी जिनपिंग है वो भी चाहते हैं, लेकिन जो उनकी पार्टियां हैं ना, राजनीतिक पार्टियां, वो कहीं ना कहीं पर चीज़ों को लेके, जैसे भारत में विपक्ष है वो कुछ चीज़ें उत्पन्न करता रहता है, अड़चन उत्पन्न करता रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन दोनों देश नेताओं की जो दूरदर्शी सोच है उसको भी आगे लाने में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करती हैं। तो दोनों देशों को चाहिए कि हम मजबूत नेता हैं, भारतीय प्रधानमंत्री भी, शी जिनपिंग भी, तो उनको थोड़ा सा मुद्दों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा और क्या है, देखिए चीन को समझना होगा कि मैत्रीपूर्ण सहयोग बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि अगर आप सिर्फ टकराव उत्पन्न करेंगे तो ना आपको फायदा होगा ना हमें फायदा होगा। ठीक है, अगर दोनों गलत डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर ठीक है, दोनों को ही नुकसान होगा। ठीक है, एक लाभकारी सहयोग दोनों देशों को करना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात कहूं ना मैं आपको, यहां पे समझ लीजिए। देखिए, चीन अगर चाहे ना, चीन की मंशा नहीं है, मैंने बार बार इस बात को दोहराया है। क्यों? क्योंकि चीन चाहता ही नहीं है ना। जब दो हैं, मान लीजिए ए और बी हैं, अब ये किसी मुद्दे का समाधान करना चाहते हैं, तो जब बी राजी होगा तभी तो होगा ना। अब बी राजी नहीं है तो ए क्या भी कर ले, हो ही नहीं पा सकता। कहते हैं ना, वो तालियां दोनों हाथ तरफ से बजती है। ठीक है ना, ताली दोनों हाथों से ही बज पाएगी। तो आप सोचिए कि आप प्रयास करें और हम प्रयास करते हैं, आप बिल्कुल साथ ना दे, तो कैसे चीजें हो पाएंगी? तो चीन चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन भारत पर एक दबाव बनाए रखना चाहता है। ठीक है, भारत पर एक दबाव बनाकर रखना चाहता है। चीन चाहता है कि फ्यूचर में अगर कभी भी किस तरह की बार्गेनिंग करनी हो तो हमारा पक्ष मजबूत रहे और भारत से हम थोड़ा सा दबाव उत्पन्न कर सकें। ये सब चीजें चीन को थोड़ा सा, चीन के मन में रहती हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय बनाना चाहिए। वो तो तभी मैं कह रहा हूं ना कि चीन प्रयास करेगा तभी चीजें होंगी। ठीक है, आपसी मतभेदों का उचित प्रबंधन करना होगा। देखिए, थोड़ा सोचना होगा कि सीमा विवाद से ना सबसे बड़ा विवाद ये है। चीन पता है क्या बोलता है भारत को? समझिए, यहां पर मेंशन कर सकते हैं आंसर में। चीन भारत को ये बोलता है कि आप सीमा विवाद भूल के ना बाकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाइए। सीमा विवाद रहने देते हैं, इसको बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट भारत बोलता है भैया ये कैसी बात हुई, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए यही है, आप ये सॉल्व करिए पहले, बाद में हम देखेंगे कि आप व्यापार और उन सब क्षेत्रों में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो चीन की देखिए रणनीति किस तरह की है। वो चाहता है कि सीमा विवाद बना रहे, उसको सॉर्ट आउट नहीं करना है, बाकी चीजें होती चली जाएं। तो ये थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करता है इस चीज को लेके। चीन को चाहिए कि अब थोड़ा सा सीमा विवाद को लेकर बात हो, थोड़ा जल्दी से वार्ताएं कंप्लीट हो, चीजें जल्दी से सॉर्ट आउट हो, क्योंकि दोनों देशों के बीच में बढ़ती टकराहट किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। और फिर भारत का यूएसए की तरफ जाना तय ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग, मुझे लगता है गहराई से चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ वगैरह के लिए। ठीक है, पीडीएफ वगैरह वहां पर अवेलेबल हो जाती है, तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हो आप। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।